नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं असीम मिश्रा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसे दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। देश भर में गणेशोत्सव की धूम, पंडालों में जुट रही है भक्तों की भारी भीड़। गुजरात के सूरत में चंद्रयान की थीम पर केमिकल मुक्त साबुन से बनाई गई बप्पा की मूर्ति। धार्मिक नगरी वाराणसी में देश भर के दिव्यांगजनों को मिला बड़ा मंच। काशी में दिव्य मेले का आयोजन। मेले में दिव्यांगों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक उत्पादों की हुई बिक्री। लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए अनूठा प्रयास। बिहार के कुमार प्रशांत ने किया फ्लोटिंग हाउस का निर्माण। बाढ़ की स्थिति में तैरते हुए घर के अंदर सुरक्षित रह सकता है परिवार। कोलंबिया के बोगोटा शहर में राष्ट्रीय आर्किड मेले में लगी रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी। 1000 से अधिक प्रजाति के फूलों को देखने दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। और अब बात परंपरा और विरासत की। देश भर में गणेशोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह गणेश पंडाल सजे हुए हैं। अलग अलग पंडालों में बप्पा के भक्तों की अनोखी कलात्मकता भी देखने को मिल रही है, जिसमें देश की उपलब्धियां और समाज के लिए संदेश भी प्रदर्शित हो रहा है। गुजरात के सूरत में चंद्रयान की थीम पर केमिकल मुक्त साबुन से बप्पा की मूर्ति बनाई गई है। और क्या कुछ विशेषता है इसकी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बप्पा की ये मूर्ति देखने में जितनी सुंदर और अनोखी है, इसके पीछे का विचार भी उतना ही अद्भुत है। ये तस्वीर सूरत के डूमस में स्थित एक मॉल के अंदर की है, जहां डॉक्टर अदिति मित्तल गणेश पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। बप्पा की ये प्रतिमा बनाई गई है साबुन से, जो पूरी तरह हानिकारक रसायन से मुक्त है, ताकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। 7 दिन में बनी 28.38 फीट ऊंची इस प्रतिमा और बाकी कलाकृति को बनाने में 2655 किलोग्राम साबुन का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर अदिति पिछले 6 सालों से पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां बना रही हैं और इस साल उन्होंने स्वच्छता अभियान को भी अपनी थीम में शामिल किया है। इसलिए बाद में प्रतिमा में प्रयोग किए गए साबुन को अस्पताल, स्कूल और आसपास की झुग्गी बस्तियों में वितरित कर दिया जाएगा। 6 साल से मैं इको फ्रेंडली गणेशा बना रही हूँ, तो इस साल मैंने सोचा नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान का मैसेज है, वो उस कंसेप्ट को लेके, इसलिए मैंने साबुन से गणेशा बनाए हैं अब की बार। और इसमें कुल 2655 kg यूज किया गया है साबुन। यहाँ भक्ति के साथ साथ विज्ञान का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की कलाकृति के जरिए विज्ञान को नमन किया गया है। डॉक्टर अदिति का कहना है कि वो ये संदेश देना चाहती हैं कि हम अपनी विविधता, कला, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उसमें हम साइंटिफिक, कल्चरल, रिलीजियस, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल गोल्स सबको साथ में लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने चंद्रयान बनाया है। और मोदी जी ने जो नाम रखा था शिव शक्ति, वो भी कार्व किया है उसमें। रॉकेट, इसरो का रॉकेट बनाया है, वर्ल्ड बनाया है। तो यही सब बातें दिमाग में रख के मैंने ये स्कल्पचर बनाया है। बप्पा के मोहक दर्शन कराने के साथ साथ कई संदेश देती ये मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप भी 30 सितंबर तक साबुन से बने बप्पा की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। वाराणसी में इन दिनों दिव्य मेला लगा हुआ है, जिसमें दिव्यांगों द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री हो रही है।
15 सितंबर से शुरू हुआ यह मेला 24 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में देश भर के दिव्यांग और उनसे जुड़ी संस्था के लोग बेहद उत्साहित हैं। दिव्यांगजनों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी में 10 दिवसीय दिव्य मेले का आयोजन किया गया है। इस दिव्य कला मेले में दिव्यांगों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक उत्पादों की बिक्री हो रही है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस मेले का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के दिव्यांगजनों और उनकी संस्था को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का बड़ा मंच मिल रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एस नारायण स्वामी ने इस मेले का उद्घाटन किया और स्टॉलों पर जाकर दिव्यांगों का हौसला भी बढ़ाया। This Divyanga Mela stars will be here, and we will support these Divyanga peoples for this marketing in these stalls 7 days. I talked to this our sister Srimati Mamata Bharti. She is the first time she is attended so many melas, but she is first time she attend this Divyanga Mela, Kala Mela, which is conducted by the Social Justice Department specially. 15 सितंबर से शुरू हुआ यह मेला 24 सितंबर तक चलेगा। देश के कोने कोने से आए दिव्यांगों और उनके प्रतिनिधियों में काफी उत्साह है। हैंडमेड आइटम वगैरह हैं और कई स्टेशनरी आइटम है, डायरी वगैरह हैं, और ये सरकार ने बहुत बढ़िया पहल की है कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्टॉल वगैरह लगाकर उनको फ्री आवंटित किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया पहल है। जितने भी दिव्यांग हैं, आर्टिजन और एंटरप्रेन्योर्स, वही सब ये चीज़ें हाथों की बनाते हैं जी। वो सारी हाथ की बनी ये ज्वेलरीज हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं सब चीज़ें हाथ की बना के हैंडीक्राफ्ट्स की। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मार्बल डस्ट है। मार्बल डस्ट जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम केमिकल मिला के ये बनाते हैं और ये इतना लाइफ लॉन्ग रहता है कि कितने भी साल हो जाए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो दिव्यांगों में अपने घर बैठे बैठे कार्य करते थे, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया कि हर जगह मेला लगाया जाता है। दिव्य कला मेला में ये खूबसूरत बैलगाड़ी दिख रही है, किसी दिव्यांग ने ही बनाया है इसको, और पूरे देश से दिव्यांग जुटे हैं अपने प्रदर्शन के साथ, अपने उत्पाद के साथ। आप भी आइए, देखिए यह दिव्य कला मेला, आपको भी दिव्य लगेगा, अद्भुत लगेगा। काशी के इस टाउन हॉल आप आएंगे, खरीदेंगे, उनको मदद पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। श्रीनगर में आपदा तैयारियों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और सुलह विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में आयोजित किया गया था। श्रीनगर में आपदा तैयारियों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। राहत और बचाव अभियानों के दौरान अपनी गतिविधियों के बेहतर समन्वय के लिए स्वयंसेवकों के रूप में काम करने वाले युवाओं ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया, क्योंकि भूकंप और बड़े अग्निकांड समेत किसी भी आपदा के समय युवा हमेशा लोगों की मदद में आगे रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें बचाव और पुनर्वास के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण मिलेगा तो वो और बेहतर काम कर सकते हैं और प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सरकार ने 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और बाढ़, भूकंप और आग की घटनाओं समेत किसी भी आपदा के समय स्थिति को संभालने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना है। हमने सारे कॉलेजेस और सारे हायर सेकेंडरी से एनएसएस वॉलंटियर्स और नोडल ऑफिसर्स को बुलाया है, जिनके साथ हम 2 दिन का ये वर्कशॉप करेंगे और उनको हम ट्रेन करेंगे और ये बताएंगे कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, डिज़ास्टर का मतलब ही है कि वो अचानक से कोई मुसीबत आती है, उसके साथ किस तरह से हमने मुकाबला करना है ताकि लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। कश्मीर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही वल्नरेबल जोन है टू डिज़ास्टर्स। हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम से, इस वर्कशॉप के जरिए से हम अपने बच्चों को, अपने स्टेक होल्डर्स को तैयार करें, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पीपल जो कभी भी डिजास्टर आता है तो पहली चीज़ जो होती है वहाँ पे किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, रिलीफ किस तरह से पहुँचा जाए ताकि मिनिमाइज लॉस हो जाए। यही इसका ऑब्जेक्टिव है।
कार्यशाला का आयोजन आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और सुलह विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में किया गया, जिसमें अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे थे। इस कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने विषय के बारे में अलग अलग व्याख्यान दिए और कुछ विशेष मशीनरी और उपकरण भी प्रदर्शन के लिए रखे गए, ताकि प्रतिभागी कार्यशाला के महत्व को समझ सके और मशीनरियों या उपकरणों के बारे में व्यवहारिक जानकारी हासिल कर सके। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो J&K है वो बहुत ही प्रोन है डिजास्टर्स के लिए, तो हमें ये चाहिए कि हमें पहले ही तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसी ही तरीके से सेमिनार्स होने चाहिए, और मुझे लगता है कि कॉलेज लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए पर्टिकुलरली, जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह अगर कोई भी डिजास्टर आ जाए। जिस तरह हमने देखा 2014 में जिस तरह फ्लड्स आए, किसी को पता ही नहीं था, कोई छत पे चढ़ रहा था, कोई भाग रहा था, कोई कहीं जा रहा था, उनको कैसे काम करना है कि उस वक्त क्या करना है। हमारी कश्मीर में सिचुएशन हम कैसे फेस कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन जो फ्लड्स आ रहे हैं या फायर के मेजर विक्टिम्स आपने पिछले कुछ दिनों में हमने देखी, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ह्यूमन लाइव्स का या प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। उसमें मुझे लगता है जो SDRM की ये इवेंट करवा रहे हैं या DMRR की टीम ये इवेंट करवा रहे हैं, मुझे लगता है इन इवेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमारे कश्मीर में। संभवतः आपदाओं के दौरान लोगों को कार्डियोपल्मोनरी समस्याएं, सिर में चोट, बेहोशी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्राथमिक उपचार और प्रथम उत्तरदाताओं द्वारा उचित बचाव की मदद से मानव हानि की संभावना को कम किया जा सकता है। इसमें युवाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सभी की मांग थी कि भविष्य में भी इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। हमारा जो फोकस रहता है जनरल पब्लिक को अवेयर करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और उसमें जो बेसिकली अगर हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड वो होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम हर एक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इवन की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ पे जितने भी हमारे वहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग होती है, स्टूडेंट्स होते हैं या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फर्स्ट एड में, खासकर CPR जो है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। मीन्स कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कितने हार्ट अटैक्स हो रही हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वहीं पर क्योंकि वहाँ पर जो लोग जमा हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। हमने फर्स्ट मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनना है, और वही ट्रेनिंग जो है हम इन पार्टिसिपेंट्स को देते, ताकि अगर इनके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया विद इन गोल्डन मिनट गोल्डन सेकंड्स अगर हम उसको रेस्क्यू करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचे या वहीं पे हम फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करेंगे, तो 70-80% चांस जो होता है उसकी जान बचने की चांस जो है वहाँ पे रहता है। इसमें युवाओं समेत बड़ी संख्या में लोग आए थे। उम्मीद है कि इस तरह की कार्यशाला के आयोजन से आपदा के समय लोगों को राहत और बचाव के कार्य में बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बदलती तस्वीर। प्रधानमंत्री द्वारा अपने जन्मदिन पर शुरू की गई विश्वकर्मा योजना देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पारंपरिक काम से जुड़े लोग बगैर भारी भरकम ब्याज के आसानी से अपने काम को बढ़ाने के साथ साथ औरों को भी, दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। आगरा में चमड़े के काम से जुड़े लोग भी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि योजना के तहत मिलने वाले ऋण से वो अब खुद का काम शुरू करने का सपना पूरा कर सकते हैं। आगरा का जूता उद्योग देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। यहाँ के चमड़े के बने जूते अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चमड़ा उद्योग में बड़े बड़े कारोबारियों के साथ ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले छोटे कारीगर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, तो चमड़ा का काम करने वाले कारीगर समेत 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों की भविष्य से जुड़ी कई चिंताएं दूर हो गयी। आगरा के जूता कारीगर जयप्रकाश ने चमड़े के काम को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि एक जिला एक उत्पाद में शामिल होने के बाद PM विश्वकर्मा योजना में इस काम को शामिल करने से बड़ा लाभ होगा। PM विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले ऋण से वो खुद का काम शुरू कर और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर एवं विश्वकर्मा जयंती पर ये योजना चलाई है, इससे हमें बहुत खुशी हुई है। और भविष्य में जो इसमें 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, उससे हम जो अपना मजदूरी कर रहे हैं उससे आगे हमें बिजनेस करने का अवसर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है।
विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान है, जिससे नए लोग भी काम को आसानी से और बेहतर ढंग से सीखकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, जिससे आगरा का पूरा जो उद्योग है ज़्यादातर वो चर्म पर ही आधारित है, चर्म उद्योग ही है आगरा में, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया है जूता उद्योग के लिए, चर्म उद्योग के लिए, तो उसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे प्रशिक्षित होकर लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। आगरा में चमड़ा उद्योग से जुड़े लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि योजना के तहत काम के अवसर बढ़ेंगे, जिससे भविष्य को लेकर उनकी अनिश्चितता दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे जहां चाह वहां राह की। बिहार के आरा जिले के रहने वाले कुमार प्रशांत नाम के एक युवक ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे परेशान लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पानी पर तैरता हुआ एक ऐसा घर बनाया है जिसमें कोई भी अपने पूरे परिवार के साथ आराम से रह सकता है, खेती कर सकता है और बाढ़ के खतरे से खुद को बचा भी सकता है। बाढ़ के समय लोग पलायन कर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके पास न तो रहने के लिए घर होता है और न ही रहने के लिए कोई सामान बचता है। ऐसे में लोगों को अपनी जिंदगी एक बार फिर से शुरू करनी होती है। बिहार के आरा जिले के रहने वाले कुमार प्रशांत नामक के एक युवक ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिससे परेशान लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने पानी पर तैरता हुआ एक ऐसा घर बनाया है जिसमें कोई भी अपने पूरे परिवार के साथ आराम से रह सकता है, खेती कर सकता है और बाढ़ के खतरे से खुद को बचा सकता है। उन्होंने बताया कि कृतपुरा के गंगा घाट में फ्लोटिंग हाउस का निर्माण शुरू हो गया है और अब 1 महीने के अंदर यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हम लोग ये बना रहे हैं तो इस पे आप देखेंगे कि कहीं मिट्टी का यूज हो रहा है, कहीं पे
चूने का यूज हो रहा है, गोबर का यूज हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे जो भी पूर्वज थे वो एक टाइम टेस्टेड टेक्निक पे काम करते थे। तो जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन का मेथड है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे टाइम टेस्टेड हैं। मिट्टी का घर बनना और पूरे दुनिया में है, ऐसा नहीं कि केवल इस बेल्ट में, पूरे दुनिया में हुआ है। इस घर को बनाने में गाय का गोबर, मिट्टी और भूसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेट का वजन सिर्फ 100 ग्राम मोटाई का है और यह सामान्य सेट से थोड़ा ही बड़ा है। ऐसे में इस पदार्थ के इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और इसका घरेलू असर भी बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस घर में उन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वह सब कुछ उन्हें जंगल में ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे मिश्रण में न तो डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है और न ही यह कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह घर पेंट के खाली ड्रम, इंजन ऑयल आदि, मिट्टी और गाय के गोबर जैसी सामग्रियों से बनाया है। तो हर साल आने वाला जो बाढ़ है वो कुछ महीने लोगों का ले लेता है, फिर उसको रिपेयर करने में कुछ और महीने ले लेता है। तो अगर पूरे एक मास स्केल पे देखें तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हर साल 2 से 3-4 महीने जो है उनका व्यर्थ जाता है। ओवरऑल समझिएगा तो ये केवल बाढ़ से बचने का तरीका नहीं, ये एक लाइफ का एक्सपेरिमेंट है कि पानी पे लाइफ कैसा होगा। इस घर के निर्माण में जिन लोगों ने उनकी मदद की उनमें कनाडा के बेन, नीदरलैंड के कोन अल्थस, जर्मनी के एंड्रस मूलर, इजराइल के अहमद, बर्लिन की अन्ना जैसे कई नाम शामिल हैं जो अपने सहयोग के लिए भारत से मदद ले रहे हैं। वे इस अभियान में सहयोगी बन रहे हैं। अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने अपने विदेशी दोस्तों, स्थानीय सहयोगियों और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके पानी में तैरता हुआ घर बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। कोलंबिया के बोगोटा शहर में राष्ट्रीय आर्किड मेले में खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कोलंबिया के लोग तरह तरह के फूलों की खूबसूरती से मनमोहित होते नजर आए। इस मेले में 1000 से भी अधिक फूल के पौधों को प्रदर्शित किया गया। प्रकृति के अलग अलग रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि पहाड़, पर्वत, जंगल आदि। इन्हीं में से एक हैं फूल पौधे। कोलंबिया के बोगोटा शहर में राष्ट्रीय ऑर्किड मेले का प्रदर्शन किया गया। इस मेले के आयोजन में कोलंबिया और मैक्सिको के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से अधिक पौधे लाए गए। मेले में लोग फ़ोन के कैमरे से रंग बिरंगे फूलों की तस्वीरें लेते नजर आए। यह मेला 20 साल से आयोजित होता आ रहा है। इसमें मैक्सिको को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस मेले की खास बात यह है कि यह इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी था। कोलंबिया का राष्ट्रीय फूल ऑर्किड है, जो अत्यंत मनभावन और सुगंधित होता है। संसार में ऑर्किड ही इकलौता ऐसा पुष्प है जिसमें सबसे अधिक प्रजातियां होती हैं। इसकी 4270 प्रजातियां हैं जो कोलंबिया में पाई जाती हैं। जब से मैंने विज्ञप्ति प्रदर्शनी देखी, मैंने अपने आप से कहा मैं इसे मिस कर रही हूँ। घर पर मेरे पास पहले से ही ऑर्किड है और मैं एक और ऑर्किड घर ले जाना चाहती हूँ। ये प्रदर्शनी ऑर्किड प्रेमियों की पसंद के लिए रखी गई है, ताकि वे पौधों के रंगों और आकारों की विविधता का आनंद ले सकें। घूमने आए लोग फूलों की सुंदरता से आश्चर्यचकित और मनमोहित होते दिखे। कुछ का फूलों से ऐसा लगाव देखा कि वो व्हीलचेयर पर प्रदर्शनी देखने आए थे। ऑर्किड को जो चीज विशेष बनाती है वह है इसके रंग और आकार की सुंदरता। घूमने आए लोगों का यही चीजें ध्यान आकर्षित करती हैं। लोगों का फोन से फूल पौधों का फोटो और वीडियो बना लेना बताता है कि आज भी लोगों का प्रकृति प्रेम बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इसके साथ इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।